दोस्तों, कौटिल्या बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इधर अभी हम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया है। एनसीईआरटी में क्लास 6 का साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, विज्ञान विषय। ठीक है, विज्ञान विषय में हमने 8 चैप्टर पढ़ लिया है। अब आते हैं चैप्टर 9 पर, यानी कि चैप्टर 9। ठीक, देखते हैं चैप्टर 9 में क्या है। जो चैप्टर 9 है ये है सजीव विशेषताएं एवं आवास। ठीक है, यानी कि इस सजीवों के बारे में पढ़ना है। अभी तक हमने और भी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है, ठीक है, पेड़ पौधों के बारे में, भोजन वस्त्र के बारे में, लेकिन अब हम पढ़ेंगे सजीवों के बारे में कि जो सजीव होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं और उनका आवास क्या होता है, वो रहते कहाँ पर हैं। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं पढ़ना। ठीक, देखिए इसमें पहली और बूझो, छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों के सैर पर गए। ऐसे ही कि यात्रा पर हुए ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया जहां बहुत ही ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़ एवं देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे जो उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से ही बहुत भिन्न थे। कौन कौन से? ओक, चीड़ और देवदार वृक्षों से बहुत ही अधिक भिन्न थे। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की एवं ऊंट एवं उच्च मरुस्थल भी घूमे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए और अंत में पुरी गए और उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहाँ कैजुराइना के वृक्ष की कतार देखी। ठीक, ऐसे कि गर्मियों की जब छुट्टी होती है तो लगभग में जो स्कूली बच्चे होते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, तो गर्मियों की छुट्टी में क्या होता है, उनके पेरेंट्स उनको लेकर के बाहर घुमाने जाते हैं, है ना। आप लोग भी घूमने जाते रहे होंगे। ठीक है, तो जब बाहर कहीं घूमने जाते हो तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि अगर आप अपने क्षेत्र से थोड़ा अलग साइड में चले जाओ तो अगर पहाड़ी क्षेत्र पर जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें अनेक प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, वहीं पर अगर ऊंचे स्थान पर चले जाओ, ठीक है, तो वहाँ पर अलग प्रकार के मरुस्थल में चले जाओ तो वहाँ पर आपको ज़्यादा कोई पेड़ पौधा नहीं दिखाई देगा, केवल छोटे छोटे आपको पौधे दिखाई देंगे और वो भी नागफनी के पौधे जैसे दिखाई देंगे। देखते हैं तो फिर आगे क्या है। यहाँ पर आगे यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक पौधे एकत्र किए। अंत में वह पुरी गए और वहाँ पर उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहाँ कैजुराइना के वृक्ष की कतार देखी। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक विचार आया कि ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत ही भिन्न थे। कुछ बहुत ही ठंडे थे, कुछ बहुत ही उष्ण एवं शुष्क और कुछ स्थान आर्द्र थे, परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव थे। यानी कि वो जो जिन स्थानों पर सब घूमे वहाँ पर क्या था, बहुत ढेर सारे सजीव वस्तुएं वहाँ पर उनको देखने को मिली। जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी है कि सजीव वस्तुएं क्या होती हैं। सजीव वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जो सांस लेते हैं और जो गति कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो मूव कर सकते हैं, यानी कि घूम सकते हैं, सांस ले सकते हैं और भोजन कर सकते हैं। ठीक है, वो सजीव वस्तुएं होती हैं। ये इनका मेन लक्षण होता है ना। तो वहाँ पर जब वो लोग गए घूमने देखने के लिए तो क्या हुआ, अगर आप ठंडे प्रदेश में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको पेड़ पौधे हैं जो सजीव हैं, सजीव का मतलब जो जीव जंतु, मनुष्य या फिर पेड़ पौधे, वो सब थोड़े अलग दिखेंगे। ठीक, वहीं पर अगर आप मरुस्थलीय स्थान पर चले जाएंगे तो वहाँ पर अलग, पर्वतीय स्थान पर चले जाएंगे तो वहाँ पर अलग, यानी कि सभी जगह की जितने भी स्थान पर आप जाएंगे सब अलग अलग आपको विभिन्न प्रकार से आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक, आगे देखते हैं। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ पर कोई भी जीव नहीं पाया जाता है। अब उन लोगों के मन में ये प्रश्न उठा कि हम जहाँ भी गए वहाँ पर अनेक प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, तमाम सजीव देखे ही, लेकिन क्या हमारी पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ पर कोई भी जीव नहीं है। बूझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का भी ध्यान किया। घर के अंदर उसने अलमारी एवं दरवाजों को देखा। उसने सोचा था कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा।
ठीक। अब उसने क्या किया, अपने आसपास चारों तरफ वो देखने शुरू कर दिया। देखा अपने दरवाजे को, देखा घर में, देखा बाहर, देखा अलमारी को खोल करके देखा, लेकिन वहाँ पर भी उसको छोटे छोटे कीड़े मकोड़े नज़र आए, परंतु उसे छोटी सी मकड़ी नज़र आई। घर से बाहर भी वो किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहाँ किसी न किसी प्रकार का कोई सजीव ना पाया जाता हो। पहली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना एवं सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। जब वो इस पर खूब गहन अध्ययन किया कि क्या कोई ऐसा जगह भी है जहाँ पर कोई सजीव नहीं पाया जाता है, तो जब पढ़ना शुरू किया तब उसको ये मालूम हुआ कि जो ज्वालामुखी होता है, जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है, ज्वालामुखी फटता है, उसके मुहाने में भी सूक्ष्म जीवों को लोगों ने खोज निकाला है। वहाँ पर भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ पर चित्र बना हुआ है। ठीक है, सजियों के लिए यहाँ पर खोज, ये सजियों के लिए खोज कर रहे हैं, ये बुक में ढूंढ रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं, खेतों में देख रहे हैं। ठीक है, आसमान में देख रहे हैं तो आसमान में पक्षी उड़ रही है, ये इधर पेड़ पौधा लगा हुआ है, इधर ये देखो जीव जंतु घूम रहे हैं, है ना। अब आगे आता है कि सजीव एवं उनका परिवेश। जो सजीव हैं उनका परिवेश क्या है और सजीव क्या हैं। पहले यूं बूझो कि मस्तिष्क में एक और विचार आया, जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। वो जिन भी स्थानों की सैर की वहाँ पर किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में ऊँट थे, जब वो लोग मरुस्थल में गए तो वहाँ पर ऊँट पाए जाते हैं, है ना। रेगिस्तान का जो जहाज है वो ऊँट को ही कहा जाता है, क्योंकि मरुस्थल में जो ऊँट होते हैं वो बड़ी आसानी से चलने में चल सकते हैं, चलने में सक्षम होते हैं। पर्वत पर बकरी एवं याक होते थे। पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियाँ थीं जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। बड़े बड़े जीव तो उन्होंने देखा है, लेकिन प्लस में साथ साथ में छोटे छोटे जीवों को भी उन्होंने देखा वहाँ पर। साथ ही चींटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधों की प्रजातियों से भिन्न थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के पौधे थे वो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा, जो अन्य क्षेत्रों में सजीव पाए जाते हैं जीव जंतु, उनकी प्रजातियों से बिल्कुल डिफरेंट थे। इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था, क्या उनका परिवेश भी एक समान था। वहाँ का परिवेश कैसा है, यानी कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं तो वहाँ का आसपास का वातावरण कैसा है, परिवेश कैसा है, क्या उनका भी परिवेश एक समान ही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें देखिए क्रियाकलाप इसमें बताया गया है, क्रियाकलाप करने के लिए। ठीक, आइए एक वन से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं एवं वस्तुओं के बारे में सोचिए। एक जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों एवं वस्तुओं को सारणी 9.1 के कॉलम में एक में लिखिए। दूसरे क्षेत्रों में पाए जाने वाली वस्तुओं, जंतुओं एवं पौधों के नाम भी आप लिखिए। अभी नीचे कॉलम बनाया गया है, ये कॉलम बना हुआ है, अभी हम लोग बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सारणी में लिखिए। आप इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों को इकट्ठा करके 9.1 में भर सकते हैं। अपने मित्रों, माता पिता, अध्यापकों से भी इस विषय पर आप विचार विमर्श करिए तथा तालिका में दिए गए अन्य कॉलम में विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों के भी नाम लिखिए कि अलग अलग स्थानों पर किस प्रकार के जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं। आप पुस्तकालय में उपलब्ध उन पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं जिसमें जंतु, पौधे एवं खनिजों के बारे में जानकारी दी गई है। आप पुस्तकों का भी सहारा ले सकते हैं, पुस्तकों में सारी चीज़ें दी गई हैं, जीव जंतुओं के बारे में, पौधों के बारे में, ठीक, खनिजों के बारे में। इस सारणी के प्रत्येक कॉलम में अधिक से अधिक छोटी बड़ी वस्तुओं व जीवों को सम्मिलित करने का प्रयास करिए। जिस प्रकार की वस्तुएं हमें मिलती हैं वह शायद जीवित जंतु या पौधे ना हो। संभवतः ये पौधे के भाग जैसे सूखी पत्तियां, जंतु के अवशेष जैसे हड्डियां हों। हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा रोड़े भी मिल सकते हैं। अध्याय 5 में हमने इसकी चर्चा कर चुके हैं कि समुद्री जल में क्या होता है, लवण घुले हुए होते हैं और इस प्रकार की कुछ अन्य वस्तुएं भी मिली हुई हो सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई भी चीज़ें मिले तो बिल्कुल सजीव ही मिले। कोई चीज़ें ऐसे भी होती हैं कि सजीवों की अस्थियां भी हमें प्राप्त हो सकती हैं, अवशेष भी मिल सकते हैं, पेड़ पौधों से टूटी हुई टहनियाँ मिल सकती हैं, पत्तियाँ मिल सकती हैं। ठीक,
जैसे जैसे हम अध्याय को पूरा करेंगे साड़ी 9.1 में हम कुछ और भी उदाहरण सम्मिलित करते जाएंगे। इसमें जब हम आगे चैप्टर और भी पढ़ेंगे तो हमें और भी ढेर सारी जानकारी भी मिलेगी। जब हम अन्य रोचक स्थानों की यात्रा करेंगे तब इस साड़ी के बारे में और भी चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं 9.2 में आवास एवं अनुकूलन। जो आवास एवं अनुकूलन ये क्या होता है। क्रियाकलाप 1 में आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधों एवं जंतुओं से आपको क्या मिला। क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले। तालिका 9.1 के मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को एकत्रित करिए। जैसे कि यहाँ पर ये कॉलम दिया गया है बनाने के लिए। ठीक, तो इसमें 1 में विभिन्न प्रदेश में पाए जाने वाले जंतु पौधे एवं वस्तुएं यही आपको बताना है। 1 में आप जानते हैं कि शेर, चीता, बाघ, लोमड़ी ये सारे जानवर पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बकरी और याक। मरुस्थल में मैंने अभी बताया आपको ऊँट है ना। समुद्र में क्या हो जाएगा, इसमें अनेक प्रकार के जलीय जीव पाए जाएंगे। और अन्य स्थानों पर, ठीक, अन्य स्थानों पर और भी कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, या जीव जंतु, पौधे या फिर अन्य प्रकार की वस्तुएं, ये सारे यहाँ पर आपको चार्ट में बनाना है। ऐसे भी और ढेर सारे। ठीक, तो ये आप सभी लोग चार्ट खुद बनाइएगा घर पर बैठ करके आराम से। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। इसको आप ध्यान से देखिए। क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम के जीव बहुत अलग प्रकार के हैं, है ना। जब इन कॉलम को आप फिल कर लेंगे तब इसमें आप देखेंगे कि पर्वत पर रहने वाले यानी पहाड़ पर रहने वाले जीव अलग प्रकार के हैं, मरुस्थल में रहने वाले जीव अलग प्रकार के हैं, ठीक, समुद्र में रहने वाले जीव अलग प्रकार के हैं। इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल यानी खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलीय वायु का प्रयोग करते हैं, है ना। अब देखो, अगर पानी में सजीव रह रहे हैं, नदी, समुद्र, तालाब, इसमें अगर कोई भी सजीव रह रहा है, कोई भी जीव जंतु, तो क्या होगा, उनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता चाहिए, यानी कि वो उनको भी चाहिए ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए। तो पानी जो होता है, पानी में ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। मैंने पहले भी बताया है कि पानी का सूत्र H2O होता है, यानी कि देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके बना हुआ होता है जल। तो इसमें से क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन है इसको पानी में से ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे वो जीवित रह पाते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो पाता है। मरुस्थल में पानी बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हो पाता है। आप जब मरुस्थल में जाएंगे देखेंगे तो चारों तरफ केवल और केवल रेत ही रेत आपको नज़र आएगी। ना तो ज़्यादा कहीं पेड़ पौधे नज़र आएंगे और ना ही आपको नदी, तालाब या फिर पानी ही नज़र आएगा, बहुत ही कम ही नज़र आता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म होता है और रात में बहुत ही ठंडा होता है। और जब चारों तरफ रेत ही रेत होगा, ठीक, तो क्या होगा, दिन में धूप निकलेगी तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी और रात में जो रेत है, बालू है, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो रात क्या होगा, बिल्कुल बहुत ही ठंडी हो जाएगी। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन करने के लिए आसपास की वायु का प्रयोग करते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले जो भी पौधे एवं जीव जंतु होते हैं वो जमीन पर रहते हैं और श्वसन करने के लिए अपने आसपास के वायु का प्रयोग करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन को वो ग्रहण करते हैं। ये देखिए ऊँट का यहाँ पर चित्र बनाया गया है, ठीक है। ऊँट एवं उनका परिवेश। ऊँट जो है ये पेड़ पौधों के नीचे रहते हैं, उन्हीं की पत्तियाँ भी, कटीली झाड़ियाँ भी, यही सब ये खाते भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। अगर जो समुद्र में जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, मछली, मगरमच्छ या फिर और भी जलीय जीव होते हैं, अगर उनको हम लोग क्या करेंगे, मरुस्थल में ले जा कर के रख देंगे तो क्या होगा, वो तुरंत ही मर जाएंगे। और वहीं पर अगर ऊँट है जो मरुस्थल में रहता है, अगर उसको हम लोग पानी में छोड़ देंगे तो वो पानी में नहीं रह पाएगा। यानी कि सब अपने अपने परिवेश, यानी कि अलग अलग वो अपने उसी परिवेश के अनुसार ढले हुए हैं और वो उसी में ही रह पाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतुओं ऊँट तथा मछली का हम परीक्षण करते हैं। ऊँट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने के योग्य बनाती है। जो ऊँट की शारीरिक संरचना है, जो बनावट है, वो उसको मरुस्थल में रहने लायक बनाती है।
जैसे कि ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, इतना लंबा रहता है कि अगर रेत पर वो चले तो रेत से गर्मी निकले, जब सूर्य का प्रकाश पड़े और वहाँ से गर्मी उत्पन्न करे तो उसके शरीर पर उतना इफेक्ट ना पड़े। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत ही कम होती है और मल शुष्क भी होता है, उन्हें पसीना भी नहीं आता है, यानी कि जो शरीर में जब वो जल ग्रहण करते हैं तो पसीना भी नहीं आता है कि जो जल है वो पसीने के रूप में बाहर निकल जाए, क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत ही कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वह अनेक दिनों तक रह सकते हैं। अगर उन्हें कुछ दिन तक जल ना मिले तो भी वो कई दिनों तक बिना पानी के भी वो रह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो जलीय जीव हैं, ये जलीय जीवों में यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मछलियों के बारे में दिखाया गया है। आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को हम देखते हैं। इनमें से कुछ चित्र 9.3 में दर्शाया गया है, परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको इनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं? आप देखेंगे कोई मछलियाँ छोटी होती हैं, कोई बड़ी होती हैं, कोई नीली पीली हरी होती हैं, तो कोई अनेक प्रकार की मछलियाँ होती है, लेकिन उनकी बनावट जो है वो सेम रहती है ना। इन सभी का शरीर क्या होता है? धारा रेखीय होता है, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। पिछले चैप्टर में हम लोग मछलियों के बारे में विधिवत पढ़े हैं कि उनकी शरीर की संरचना किस प्रकार की होती है। उनकी ये आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। जब उनकी शरीर क्या है धारा रेखित होती है तो क्या होता है, वो जल में तैरने के लिए बहुत ही सुगम होता है उनको। मछलियों का जो शरीर होता है वो चिकनी सल्कों से ढला होता है। जब मछलियों का शरीर आप देखते होंगे तो ऐसे ही शल्क बने हुए होते हैं उनके शरीर पर, है ना, ऐसे ही कुछ संरचना बनी हुई होती है। तो ये क्या होती है? शल्क होती है जो मछलियों के शरीर पर बनी हुई होती है। ये शल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक होते हैं। ये शल्क होते हैं क्या कहते हैं? मछलियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं और उनको जल में चलने में मदद भी करते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी है, उसमें चर्चा भी किया था कि मछली की पूंछ एवं पंख एवं पूंछ चपटी होती हैं जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। आप लोग पिछले चैप्टर में विधिवत पढ़ लीजिएगा, उसमें हमने मछली, सांप सभी के बारे में विधिवत पढ़ा हुआ है अच्छे से। मछली में गिल क्लोम होते हैं जो उसे जल में सांस लेने में सहायता करते हैं। मछली में क्या होता है? ग्लोम पाया जाता है। जो क्लोम होता है उसके द्वारा वो जल को अंदर ग्रहण करते हैं और जो जल में ऑक्सीजन होता है उसे ले लेते हैं और फिर जल को बाहर निकाल देते हैं। हम देखते हैं कि मछली की संरचनाएं उसे जल में रहने में सहायक होती हैं तथा ऊँट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने में सहायक होती हैं। ये दोनों की जो शरीर की बनावट है, संरचना है, वो वहीं पर रह पाएंगे, ठीक है। अगर उन्हें अलग अलग परिवेश में रखा जाएगा तो अलग परिवेश में नहीं आ पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसे कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं और वे प्रायः पाए भी जाते हैं, ठीक। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे और जंतु को उनके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। ऐसे पौधे और जंतु जो उनके परिवेश में रहने के लायक उनको बनाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। कि ऊँट जो है वो मरुस्थल के अनुकूलित है ना, जो मछली है वो जल के अनुकूलित है। विभिन्न जंतु विभिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। विभिन्न जंतु जो होते हैं वो विभिन्न परिवेश में अलग अलग प्रकार से अनुकूलित होते हैं। किसी सजीव का वो स्थान जिसमें वो रहता है क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। कोई भी सजीव जहाँ पर उसका ठिकाना होता है यानी कि जहाँ पर वो रहता है वो उसका आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। क्योंकि आप लोग भी अपने आवास में रहते होंगे, घर पर रहते होंगे, है ना। तो घर पर रहते हैं तो क्या हुआ? भोजन, वायु, शरण स्थल यानी कि आराम विश्राम करने के लिए, भोजन करने के लिए। तो ये सब क्या होता है? आवास में, आवास
की इसीलिए ज़रूरत होती है कि वो अपना भोजन अच्छे से कर सकें, कि विश्राम कर सकें और भी अपना कोई भी वर्क हो वो अच्छे से कर सकें। अन्य आवश्यकताओं के जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ है वास स्थान, यानी कि एक घर। आवास का क्या अर्थ है? वास स्थान, यानी कि जहाँ पर कोई भी रहता है, और एक घर, ये है आवास का मतलब। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से मिलकर के रह सकते हैं। स्थल, जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं की आवास को क्या कहते हैं? स्थलीय आवास कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर आप देखे होंगे, धरती पर तमाम प्रकार के पेड़ पौधे और जंतु रह सकते हैं, है ना। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। अब ये स्थलीय आवास के उदाहरण जैसे कि मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, तटीय क्षेत्र हो गए, पर्वतीय क्षेत्र हो गया, स्थलीय आवास हो गए, ये सब किसके उदाहरण है? स्थलीय आवास के उदाहरण है। जलाशय, दलदल, झील, नदियां, समुद्र, जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जलीय आवास कहते हैं। ऐसे पौधे और जंतु जो स्थल पर रहते हैं उन्हें स्थलीय आवास, और ऐसे पौधे एवं जंतु जो जल में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जलीय आवास कहते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विषमताएं होती हैं। देखिए आगे, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक होते हैं। ठीक, क्या होते हैं ये? जैव घटक। अब जैव घटक क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। और जो भी क्या होते हैं निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं? अजैव घटक होती हैं। और जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो जैव घटक होती हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा भी अजैव घटक ही है। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे बनाने की प्रक्रिया में हम कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे, अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं तो हमें कुछ दिनों तक सांस लेने और शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। यदि हम पहाड़ पर हमें तीव्र गति से सांस लेना पड़ता है, कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है तथा हमें सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे मोटे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? पर अनुकूलन कहलाते हैं। देखिए, अपने परिवेश में होने वाले अपने परिवर्तनों को भी आप देख सकते हैं। यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और मुझे अगर पर्वतीय क्षेत्र पर जाना पड़े तो क्या होगा? कुछ दिन तो हमें वहाँ पर समस्या होगी, जैसे कि सांस लेने में समस्या, चलने में समस्या, है ना। क्योंकि जब पहाड़ रहेगा तो उस पर उतरने चढ़ने में काफ़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो ये जो शरीर में हमारे छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? परिअनुकूलन कहते हैं, यानी कि पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन होना। आगे ही अध्याय 1 में किए गए क्रियाकलाप 5 का स्मरण करिए, जो कि हम मूंग के बीज से अंकुर निकालते थे, यानी कि वो अंकुरित हो गए थे। ये बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ होता है। जब भी हम किसी बीज को मिट्टी में दबा देते हैं या फिर कहीं भी रख देते हैं, थोड़ा बहुत पानी और वातावरण उसे मिलता है तो क्या होता है? उससे उस बीज से नया पौधा अंकुरित होकर के निकल आता है। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्र करिए, कुछ बीजों के ढेर को अलग रख दें तथा शेष को 1 दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख दें। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्से में बांटें, उसमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबो करके आप रख दीजिए। सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल भी ना हिलाएं। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को पूरे अंधेरे क्षेत्र में रख दें, जैसे कि अलमारी जिसमें धूप नहीं जाता हो। ऐसे जगह पर रखिए जहाँ पर बिल्कुल धूप की यानी सूर्य की रोशनी ना पड़े। अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे स्थान में रख दें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में, या फिर कहीं ऐसे स्थान पर जहाँ पर बिल्कुल ठंडा जगह हो और उसके चारों तरफ आप बर्फ़ भी रख सकते हैं।
इन 3 भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें और अधिक जल को निकाल दें। इनको क्या करिए, आप प्रतिदिन उसको देखते रहिए, जल भी देते रहिए और अगर ज़्यादा जल हो तो उसको निकाल दीजिए। कुछ दिन के बाद में आप क्या देखेंगे, क्या सभी 5 भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? क्या प्रकाश से दूर रखे भाग अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग में अंकुरण की दर में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं दिखता है? तो इसमें क्या हमें दिखाई देता है, क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे आजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं? बिल्कुल आवश्यक होते हैं। एक वास्तव में ये आजैव कारक सभी सजीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आजैव कारक में क्या हो गए, मिट्टी हो गया, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सारे आजैव कारक बहुत ही ज़रूरी होते हैं सजीवों के लिए। ठीक, आगे हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत ही उष्ण परिवेश में ही पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किसी विशिष्ट व्यवस्था को ही अपनाते हैं। यहाँ अनुकूलन काम आता है। क्या होते हैं, अगर उन्हें किसी अलग परिवेश में ले जाएंगे वहाँ पर जीवित रहने के लिए, तो उसी के वो अनुकूलित होकर के उसी में ढल जाएंगे। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है, अनुकूलन तुरंत नहीं होता है। जब काफ़ी समय तक आप वहीं पर रहेंगे या फिर वही कार्य करते रहेंगे तभी आप उसी के अनुसार ढल पाएंगे। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वही जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं और मर जाते हैं, केवल वही जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। ऐसे जीव जो बदलते परिवेश के अनुसार अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते, वो क्या होते हैं, उस अनुसार नहीं ढल पाते हैं तो मर जाते हैं। और ऐसे जीव जो उस अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं वो जीवित रहते हैं और फिर उनमें डे बाय डे धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जंतु विभिन्न आजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इनका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का भी होना चाहिए। देखिए, कुछ आवास अनेक आजैव घटकों में उसमें रहने वाले विभिन्न जीवों में अनुकूलन का हम अध्ययन करते हैं। इनके आवासों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। जैसे विभिन्न आवासों की यात्रा, कुछ मरुस्थलीय आवास। चलिए पहले हम मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं। मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही बात कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतु एवं पौधों में क्या होता है, क्या उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? तो चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है आगे, बिल में मरुस्थलीय जंतु। ये देखिए यहाँ पर मरुस्थलीय जंतुओं के बारे में दिखाया गया है। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते हैं। मरुस्थल में रहने वाले चूहे हो गए, सांप हो गया, कोई ये सब जीव हो गए, तो इनमें ऊंट की भांति लंबे पैर बिल्कुल नहीं होते हैं। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, ऊपर तो रेत रहती है तो ये रेत जमीन के काफ़ी नीचे अंदर गहरे बिल बना लेते हैं और उसी में वो रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो जंतु बाहर निकल आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बिल बनाए हुए चूहे और सांप ये सब आराम कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। ये देखिए यहाँ पर पौधों के बारे में दिखाया गया है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कैसे होते हैं, ये कटीले होते हैं। ठीक, ये कटीले होते हैं, उन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित होते हैं। तो देखिए इसमें अगला क्रियाकलाप दिया गया है। गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा आप अपने कक्षा में लाइए। दोनों पौधों के कुछ भाग को पॉलीथीन थैली से ढक करके उसी प्रकार बांध दीजिए जिस प्रकार के अध्याय 7 के क्रियाकलाप 4 में हमने पौधों की वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते समय हमने बांधा था। गमले में लगे पौधों को आप धूप में रख दीजिए और कुछ घंटों के बाद आप इनका परीक्षण करिए। आप क्या देखते हैं, क्या आप दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं? मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधे क्या होते हैं, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसमें वो जल की बहुत कम मात्रा निकालते हैं ताकि उनमें जल की मात्रा बनी रहे। ठीक है, नमी उनमें बनी रहे। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होते हैं या भी बहुत छोटी और
कांटे के रूप में होती हैं, कांटों यानी सोल का रूप ले लेती हैं। इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में बहुत ही कमी आती है और वाष्पोत्सर्जन उतना ज़्यादा नहीं होता है। नागफनी में पत्ती जैसे जिस रचना को आप देखते हैं वो वास्तव में उसका तना होता है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः किससे तने से होता है और तना एक मोटी भूमि परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत ही गहराई तक चली जाती हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है, ये जो है आप कैक्टस देख लेंगे तो ये पत्ती नहीं होता है, ये क्या होता है, ये इसका तना होता है, ठीक। और जो इसकी पत्तियां होती छोटी छोटी होती हैं और ये कांटों का रूप ले लेती हैं। और ये अधिकतर जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं क्या करती हैं, इनकी जड़ें काफ़ी बड़ी हो जाती हैं और ये ज़मीन में काफ़ी नीचे चली जाती हैं जल अवशोषण करने के लिए। आगे देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र। ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ही ठंडे होते हैं और इनमें बहुत ही तेज़ हवा चलती है। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र काफ़ी ठंडा होता है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर चित्र में ये दिखाया गया है, हम देख सकते हैं चित्र में पर्वतीय आवास के कुछ पौधे। ये देखिए लंबे पौधे होते हैं और ये थोड़ा ये तिकोने टाइप के होते हैं, ये ऐसे ही आपको नज़र आएंगे, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार के पौधे ये होते हैं। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं और वहाँ पर घूमने गए होंगे तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने इस वृक्षों को अन्य क्षेत्र में भी देखा है? आप जब पर्वतीय क्षेत्र पर गए होंगे तो वहाँ पर देखेंगे तमाम प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को। ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए ही अनुकूलित हैं। ये जो वृक्ष होते हैं ये सामान्यतः कैसे होते हैं, शंकुआकार होते हैं और इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। ये वृक्ष कुछ इस प्रकार के शंकु के आकार का होता है, ऐसे ही शंकु होता है ना, तो कुछ इस प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। जो इनकी पत्तियां होती हैं वो केवल ऐसी सुई के आकार की नुकीली होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन भी हो सकता है। अगर पर्वतों पर रहना है, पहाड़ों पर रहना है तो वहाँ उस अनुकूल ढलना भी पड़ेगा, तभी वहाँ पर सजीव यानी जीव जंतु या पेड़ पौधे जीवित रह पाएंगे। आगे पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। उनकी त्वचा जो होती है काफ़ी मोटी होती है ताकि उनको ठंड से बचाव हो सके, और उनको फर होता है, ये देखिए ऊपर फर टाइप का है ना, ये क्या होता है ठंड से बचाव करती है। और शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका हुआ होगा। आप पर्वतीय क्षेत्र पर रहने वाले जीवों को देखेंगे तो उनके जो जंतु होंगे क्या होगा, उनमें काफ़ी लंबे लंबे घने बाल होते हैं। वो जो बाल होते हैं वो उनके शरीर को गर्म रखने में मदद करती हैं। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं, ये बर्फ़ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर और उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जो बकरियां होती हैं उनकी बहुत ही मजबूत खुर होती हैं ताकि वो ढालदार चट्टानों पर आसानी से दौड़ सकें, चल सकें। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं परिवेश का स्वरूप काफ़ी बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर जाने वाले जीवों के अनुकूलन में भी कई प्रकार की विविधता देखने को मिलती है। यहाँ पर आप ये चित्र में देख सकते हैं, इधर ये चित्र बना हुआ है ना। ऊपर भी पहाड़ी तेंदुआ, ये याक, और यहाँ पर पहाड़ी बकरी ये देखिए बनी हुई है ना। तो ये सारे चित्र यहाँ पर पहाड़ पर रहने के कारण ये उसी में अनुकूलित रहते हैं, उसी के अनुसार ही ढल जाते हैं। अब है घास स्थल। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं को शिकार करके मार करके वो उन्हें खा जाता है। ये मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण का चित्र देखिए। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित होते हैं, क्या वे चेहरे के सामने अथवा पार्श्व में होती हैं। शेर के अगले पैर के नख काफ़ी लंबे, जिन्हें वो पाद अंगुलियों के अंदर खींच करके छुपा सकता है। उनके जो नख होते हैं, पैर के नखर जो होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, वो अपनी पाद अंगुलियों में क्या करते हैं, अंदर वो छुपाए रहते हैं।
क्या शेर की संरचनाएं उसके जीवन यापन में सहायता करती हैं? बिल्कुल। उसका जो मटमैला भूरा रंग होता है वो उसको शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छुपाए रखता है ना। शेर को देखते होंगे क्या होता है, जब उसे शिकार करना होता है तो एक जगह छुपा हुआ बैठा रहता है और जैसे शिकार उसके पास में आता है वो दौड़ करके झपट करके उनका शिकार करके खा लेता है। ये देखिए यहाँ पर ये शेर का चित्र ये बना भी है। हिरण की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर कुछ जलीय आवास। ये इधर शेर और हिरण का चित्र बना हुआ, ये शेर है ये हिरण है ना, दोनों का चित्र बना हुआ है। अब देखते हैं कुछ जलीय आवास। कुछ जलीय आवास में सबसे पहले हम समुद्र में देखते हैं। समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा पिछले ही चैप्टर में कर चुके हैं, बढ़िया से पढ़ चुके हैं, अभी इसमें भी हमने बात किया है। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है जिससे वो जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है, वो समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं। वो बिल्कुल समुद्र की गहराई में तलहटी में वहाँ पर रहते हैं, बिल्कुल नीचे रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ करके खा लेते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय वो खुद ही बना लेते हैं और उनमें सांस लेने के लिए क्या होता है, गिल यानी कि क्लोम होता है। ठीक, यानी कि जो भी समुद्र में रहने वाले या जल में रहने वाले सजीव होते हैं वो किसके द्वारा सांस लेते हैं, गिल यानी क्लोम के द्वारा सांस लेते हैं। आगे इसमें है डॉल्फिन, यम, व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। डॉल्फिन हो गए, व्हेल हो गए, इनमें क्या होते हैं, गिल नहीं पाया जाता। ये सिर पर स्थित नासाद्वार और वात छिद्रों के द्वारा सांस लेते हैं। इनमें गिल नहीं पाया जाता, ये अपने नासाद्वार और वात छिद्र के द्वारा सांस लेते हैं, बिना सांस लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह से बाहर आकर के श्वसन छिद्र से जल बाहर निकालते हैं और श्वास द्वारा स्वच्छ वायु भरते हैं। ठीक, यानी कि जो डॉल्फिन और व्हेल मछली होती है ये क्या होती है, गिल इनमें नहीं पाया जाता, ये अपने नासा द्वारा यानी कि नाक के द्वारा ये सांस लेती हैं। आगे देखते हैं इसमें तालाब एवं झील के बारे में। देखिए तालाब एवं झील, क्या आपने तालाब, झील, नदियाँ और नालों में पौधों को उगे हुए देखा है? क्या उसमें और भी ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं को देखा है? तो चलिए इनके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। ये देखिए कुछ पेड़ पौधे आपको जल में दिखाई देंगे। कुछ जलीय पौधे जल पर सतह में प्लवन कर रहे हैं यानी कि कुछ तैर रहे हैं। कुछ आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर हैं और कुछ क्या है, जमीन में इनका जड़ है लेकिन ये आधे पानी में है और आधे जमीन पर हैं। तो चलिए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इनमें क्या होता है, कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर होती हैं और स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषक का अवशोषण करके महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत ही छोटी होती हैं। जो जलीय पौधे होते हैं इनके पौधों की जो जड़ें होती हैं बहुत ही छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधों की तलहटी में ये जमाए रखती हैं। ठीक, तलहटी में क्या होता है, ये जमी हुई चिपकी हुई रहती हैं। इन पौधों का तना लंबा, खोखला, बहुत ही हल्का होता है। जो जल में रहने वाले पौधे होते हैं बहुत ही इनका तना जो होता है हल्का और खोखला होता है। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूप से डूबे ही रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में ही वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संकरी और पतले रिबन की तरह होती हैं। ये बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। जो इनकी पत्तियां होती हैं, पत्तियां भी, तने भी, ये सारी क्या होती है, बहुत ही खोखली होती हैं। कुछ पौधे होते हैं पूर्ण रूप से उसमें मगन रहते हैं और कुछ उसी में तैरते रहते हैं। ये देखिए अब आता है मेढक। मेढक आमतौर पर जल में पाया जाने वाला एक जंतु है जो जल और स्थल दोनों पर रह सकता है। ये तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके पशुपाल लंबे और मजबूत होते हैं जो इनको छलांग लगाने में मदद करती है और शिकार पकड़ने में मदद होती है। इनके पशुपाद में जाल युक्त पादंगुलियाँ होती हैं। जब इनके पीछे की आप देखेंगे तो कुछ इसी प्रकार की पैर होते हैं और इनमें क्या होते हैं, ये ऐसे पाद जाल पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी जो उंगलियाँ होती हैं वो पाद जाल के रूप में होती हैं।
हमने केवल कुछ ही जंतु एवं पौधों की चर्चा की, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या केवल इतनी ही नहीं है, बहुत ढेर सारी है। ठीक, अध्याय 7 में सुझाए गए क्रियाकलाप के अंतर्गत जब पत्तियों की एल्बम तैयार कर चुके होंगे तब तक आप पौधों की अनेक प्रजातियों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें हमारे आसपास के जीव के बारे में। हमारे आसपास के जीव, हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की तथा अनेक पौधों एवं जंतुओं की भी चर्चा की है। हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाली वस्तुओं, पौधों एवं जंतुओं की भी सूची बनाई। कल्पना करिए कि यदि हम जानना चाहें कि हमें इस सूची में सजीव के कौन से उदाहरण हैं, तो आइए वन में पाए जाने वाली वस्तुओं के विषय के बारे में सोचें। जो वन में होते हैं क्या होते हैं, वन में वृक्ष पाए जाते हैं, यानी कि बहुत ही बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। आरोही लता, विसर्पी लता, यानी छोटे बड़े जंतु भी होते हैं। पक्षी, सांप, कीट, मकोड़े, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, वायु, जल, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्र या काई, मांस, फर्ण, ये सब क्या होते हैं, वन में पाए जाते हैं। अपने चारों ओर भी पाए जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के बारे में सोचिए, सजीव और निर्जीव के समूह में बांटिए। ठीक, ये सब तो पाए जाते हैं, ये हमने वन के बारे में सोच लिया। ऐसे ही आप तमाम प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में सोचिए, उनका चार्ट बनाइए कि कौन से सजीव पौधे हैं, कौन से निर्जीव पौधे होते हैं। मेज जैसी वस्तुएं सजीव नहीं है। पहली एडवर्ड लेयर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का यह छंद पढ़ रही थी। ये देखिए यहाँ पर एडवर्ड लेयर ने एक छंद लिखा हुआ था, ये क्या है, पढ़ रही है। पहले यहाँ पर मेज ने कुर्सी से कहा, तुम्हें पता नहीं है मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ। मेज ने कुर्सी से क्या कहा कि तुम्हें नहीं पता कि मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ। या हम अपने पैरों की बीवाई से, यदि हम थोड़ा टहल पाते, हम थोड़ा बोल पाते, प्रार्थना करो हम वायु ले सकें। ठीक, अब वो जो मेज है कुर्सी से कह रही है कि यदि मेरे पास पैर तो हैं, 4 पैर तो हैं, लेकिन हम चल नहीं सकते हैं, हम टहल नहीं सकते हैं, हम बोल भी नहीं सकते हैं, प्रार्थना करो हम वायु ले सकें। ठीक है, वो कह रहे हैं कि प्रार्थना करो हम वायु भी ले सकें, सांस ले सकें, कुछ बोल सकें। तो फिर मेज ने कुर्सी से कहा, कुर्सी ने फिर मेज से क्या कहा, अब तुम जानती हो कभी हम समर्थ नहीं हैं। तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करती हो, जबकि तुम जानती हो हम चल नहीं सकते। फिर कुर्सी मेज से कह रही कि तुम ऐसी कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो, जबकि तुम्हें मालूम है कि हम लोग कभी नहीं चल सकते हैं, वो भी अपने आप, जब तक कोई हमें यहाँ से वहाँ ना लेकर के जाए। मेज ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज है, मेरे पास भी उतने ही पैर हैं जितने तुम्हारे, हम 2 पैरों पर क्यों नहीं चल सकते। तुम्हारे पास भी पैर हैं, मेरे पास भी हैं, तो हम लोग क्यों नहीं पैरों पर चल सकते हैं। इसलिए नहीं चल सकते हैं क्योंकि मेज, कुर्सी, ये सब ठीक है मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है और ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पहली और बोझों को कविता बहुत ही मज़ेदार लगी, क्योंकि वो जानते थे कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं है और वो चल भी नहीं सकते, ना बोल सकते हैं, ना बातें कर सकते हैं। हम जानते हैं कुर्सी, मेज, पत्थर और एक सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम ये भी जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी तरह संसार के सभी जितने भी सजीव यानी कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, वो सब भी सजीव हैं। हम के कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है। कभी कभी निर्णय करना इतना आसान नहीं होता है। हम कहते हैं कि पौधे सजीव हैं, परंतु वह कुत्ते, कबूतर की भांति चल नहीं सकते हैं। ठीक, हाँ, पेड़ पौधे चल तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, वृद्धि होती है। ठीक है, वो बढ़ सकते हैं, केवल एक ही स्थान पर लगे तो रहते हैं, लेकिन उनमें वृद्धि होती रहती है। आज हम छोटे नन्हे से पौधे को बोते हैं तो कल को देखते हैं वो काफ़ी बड़ा सा पेड़ बन जाता है। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। जो कार और बस होता है क्या होता है, मशीनों के द्वारा चलता है, ना कि वो अपने आप ही चलता है। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं। पौधे एवं जंतु क्या होता है, समय समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि करते हैं, है ना। जैसे कि आप लोग देखते होंगे आकाश में क्या होता है, बादल कभी छोटा सा, कभी खूब बड़ा सा घना सा बादल आकर के छा जाता है ना। तो ऐसा लगता है कि बादल अपने आप ही बढ़ रहा है, लेकिन वो भी सजीव नहीं है। बादल सजीव नहीं है तो फिर आखिरकार हम निर्जीव सजीव में अंतर किस प्रकार करेंगे। क्या सजीव में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं। क्या सजीव और निर्जीव में कुछ विशेष प्रकार के लक्षण होते हैं। तो चलिए हम आगे
पढ़ते हैं। हाँ, सजीवों का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण होता है। आप में ऐसे कौन से लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं, है ना? तो आप लोग सोच सकते हैं कि नोटबुक हो गया, बुक हो गया, फिर चेयर, टेबल, ये सब क्या होते हैं? सांस नहीं ले सकते हैं। लेकिन कोई भी सजीव होता है वो सांस ले सकते हैं। सजीव वस्तुएं क्या होती हैं? भोजन ग्रहण करती हैं, लेकिन निर्जीव भोजन ग्रहण नहीं करती हैं। इनमें से कुछ लक्षण सभी सजीव वस्तुओं में एक समान ही होते हैं। जैसे कि यहाँ पर, क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? जैसे कि मैंने अध्याय 1 और 2 में पढ़ा था कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, वो भी उन्हें जीवित रहने के लिए। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ये पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो जंतु होता है, ठीक, वो भोजन के लिए पौधे और दूसरे जंतुओं पर निर्भर होते हैं, है ना? जैसे जंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं? अपने से छोटे जंतुओं को मार करके खा जाते हैं। जो मनुष्य हो गए, क्या होते हैं? पेड़ पौधों के द्वारा तैयार किया गया भोजन, उसको पका कर खाते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक होता है और उन्हें ऊर्जा भी प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तभी उनके शरीर की वृद्धि हो पाएगी और कोई भी सजीव यानी कि कोई भी जीव जंतु जीवित रह पाएंगे। अब फिर आगे क्या है? क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? बिल्कुल होती है। क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक से आता है? बिल्कुल नहीं। आप वही 4-5 साल पहले जो कपड़ा पहनते थे आप पहनेंगे तो थोड़ा सा आपको इधर उधर छोटा या फिर ढीला या फिर टाइट पड़ेगा, है ना? आप उसे नहीं पहन पाएंगे। इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं, आपको इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है। कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे और उसके बाद में कुछ समय बाद आप वृद्ध हो जाएंगे। जंतुओं के बच्चे भी वृद्ध कर वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं और एक अंडे से जो चूजा निकलता है वो फिर धीरे धीरे मुर्गी बन जाता है ना? वृद्ध करके क्या होता है? मुर्गी या फिर मुर्गे में बदल जाते हैं। ऐसे ही पौधे भी वृद्धि करते हैं। पौधा में भी क्या होती है? वृद्धि होती है, और वो वृद्धि करके अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन करिए। जब हम एक छोटे से नन्हे से पौधे को बोते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है और बड़ा सा वृक्ष भी बन जाता है। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद आप पौधों को देखेंगे तो उनकी लंबाई में आप वृद्धि हो जाती है। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। ये देखिए इधर चित्र बना हुआ है, जैसे कि आप मनुष्यों को यहाँ पर मनुष्य का चित्र देख सकते हैं। शिशु वृद्ध करके वयस्क बन जाता है। ये देखो बिल्कुल बच्चा सा है, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर उसके बाद इतना बड़ा और फिर वयस्क हो गया। फिर एक समय आएगा कि बिल्कुल बुजुर्ग हो जाएगा और फिर डेड हो जाएगा, फिर उसका जन्म होगा तो फिर वही क्रियाकलाप चलेगा। अब इसमें है, क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो बाहर की वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक, जब हम सांस छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु भी बाहर निकल जाती है, और सांस लेना, सांस छोड़ना, ये क्या होता है? श्वसन क्रिया कहलाती है। ये श्वसन क्रिया का एक हिस्सा होता है। श्वसन में अंदर ली गई वायु का ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है, और इस क्रिया में बनी जो CO2 होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो क्या होता है? बाहर निकाल दिया जाता है। जानते हैं कोई भी सजीव होता है क्या होता है? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है और फिर इसके बाद में वो CO2 में कन्वर्ट करके बाहर निकाल दिया जाता है। कोई भी सजीव, चाहे वो पेड़ पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन जो जीव जंतु होते हैं क्या होते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। फिर इसमें गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में परीक्षण करिए, उसके उदर की गति पर भी ध्यान दीजिए। तो क्या होता है? वो सांस लेते हैं और फिर उनका सांस लेना और फिर सांस निकालना, ये मालूम चलता है कि हाँ ये भी जीवित हैं। श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान करने का तरीका भिन्न हो सकता है, जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। जो केंचुआ होता है त्वचा के द्वारा सांस लेता है। मछली के गिल होते हैं जिनकी वजह सहायता से वो जल में विलीय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। मैंने पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया है और इसमें भी बताया है कि मछली में क्या होता है? गिल पाया जाता है जिसके द्वारा वो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करती हैं।
फिर क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। पौधों के श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्ती के द्वारा होता है। उनकी पत्तियों का मेन कार्य ही होता है श्वसन यानी गैसों का आदान प्रदान करना। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं और ऑक्सीजन का उपयोग करके वो कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देते हैं। फिर हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में निरंतर चलती रहती है। जो श्वसन क्रिया होती है ये कभी भी बंद नहीं होता। अगर कभी बंद होगा तो केवल एक ही समय जब डेड बॉडी हो जाएगी, ठीक है, यानी कि जब वो बिल्कुल मृत हो जाएंगे तभी बंद होगी श्वसन क्रिया, वरना ये दिन रात 24 घंटे चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत ही अधिक होती है। अब आगे यहाँ पर है, क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? जब आप नंगे पैर टहल रहे होते हैं तो आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है? आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में आते हैं तो फिर क्या होता है? ये सब कभी आपने सोचा है? बिल्कुल, आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाएंगी। जैसे आप धूप तेज से अंदर आएंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, और अगर अंधेरे से आप बाहर जाएंगे तो क्या होगा? आंखें आपकी बंद हो जाएंगी तुरंत ही। जब आप नंगे पैर टहलते हैं और आपके पैर में कुछ भी चुभ जाता है तो क्या होता है? तुरंत ही दर्द होता है और आप वहाँ से अपने पैर को तुरंत ही हटा लेते हैं। तो सब क्या होता है? ये अनुक्रिया कर रहा है हमारा शरीर। आपका प्रिय व्यंजन तेज प्रकाश एवं कांटा उपयुक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं और वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। फिर आगे है कि क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया होती है? बिल्कुल होती है। खाना देते समय पशुओं के व्यवहार को ध्यान से देखिए। क्या वे भोजन देखते ही अचानक चेतन नहीं हो जाते? बिल्कुल हो जाते हैं, है ना। गाय भैंस होगी आपके यहाँ तो देखते होंगे, जैसे उसके लिए हम हरा चारा लाते हैं वो देख करके तुरंत ही चिल्लाने लगते हैं ना कि मुझे भी ये भोजन चाहिए। जब जंगली जानवरों पर तेज प्रकाश डाला जाता है तो वहाँ से भागकर दूर खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि रात में आप रसोई घर में बल्ब जलाते हैं तो क्या होता है? कॉकरोच या फिर अन्य प्रकार के छोटे मोटे जीव होते हैं वो सब भाग करके अपने बिलों में छुप जाते हैं। तो ये सब सजीवों के में होता है, ये सब उद्दीपन की प्रक्रिया होती है। क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं? बिल्कुल। क्या कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के ही समय खिलते हैं, है ना, जैसे कि रात रानी। कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं, है ना। जैसे कि छुई मुई के पौधों की पत्तियां छूने पर क्या होती हैं? छुई मुई जो गुल मेहंदी होती है उसको आप उसकी पत्तियों को आप छुएंगे तो क्या होगा? तुरंत ही वो बंद हो जाएंगी, उसके कुछ देर बाद अपने आप फिर खुल जाती हैं। तो ये भी अनुक्रिया करता है। इसमें अगला क्रियाकलाप है, एक कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप आती है उसके पास में क्या करिए? पौधा रख दीजिए। एक पौधे यानी कि गमले में लगा हुआ पौधा लाइए, रख दीजिए। कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहिए। क्या है? पौधा खुले स्थान पर रखे पौधे की तरह सीधा ऊपर क्यों वृद्धि करता? बिल्कुल नहीं, वो उसी तरफ वृद्धि करेगा जिस तरफ से उसको सूर्य के प्रकाश की रोशनी मिल रही थी। आपके विचार में क्या किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है? बिल्कुल है। सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में रहने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाती ही हैं, ठीक है। जितने भी सजीव होते हैं उनमें उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती ही है। अब आगे आता है सजीवों में उत्सर्जन। जितने भी सजीव होते हैं उनमें उत्सर्जन भी होता है। सभी सजीव भोजन करते हैं और जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं कर पाते। इनका कुछ अवशेष बचता है और आहार का केवल कुछ ही भाग जीवों के शरीर के द्वारा उपयोग में आता है और बाकी बचे हुए शेष भाग का क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उसको उत्सर्जित कर दिया जाता है। हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं और सजीवों के द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? बिल्कुल, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु उनमें इस प्रक्रिया का ढंग कुछ अलग ही प्रकार का होता है। जिस प्रकार से जंतुओं में होता है उस प्रकार से पेड़ पौधों में नहीं होता है। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं, जैसे कि किसी भी पौधे को कोई भी हानि ना पहुंचे। जैसे आप लोग देखते होंगे गोंद के रूप में, है ना।
तो चलिए इसमें हम आगे पढ़ते हैं। पौधों का निष्कासन स्राव के रूप में भी होता है। उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण होता है। सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है, क्या है? उत्सर्जन। ठीक, अब आगे इसमें आता है, क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? क्या सभी सजीवों में रिप्रोडक्शन होता है? बिल्कुल होता है। क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के घोंसले में देखे होंगे? तो उसमें क्या होगा, वो नेड़ में अंडे देते हैं। का जो घोंसला होगा उसमें आप लोग अंडे देखते होंगे कि वो अंडे देते हैं, और वो अंडे कुछ समय के बाद में स्फुटित होकर के उसमें में से छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं, है ना। ये देखिए चित्र में पहले अंडा था और फिर उसके बाद में क्या हुआ, छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आए। तो ये किसके द्वारा हुआ? ये रिप्रोडक्शन के द्वारा ही हुआ। जंतु प्रजनन द्वारा अपने ही समान संतान को उत्पन्न करते हैं। कोई भी जंतु होंगे वो अपने ही समान संतान को उत्पन्न करेंगे। भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग भी अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं, उसके बाद में बच्चे निकलते हैं, और कुछ जो जंतु होते हैं वो डायरेक्ट ही बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गए, गाय भैंस बकरियां हो गई, ये सब क्या होते हैं, बच्चे देने वाले हैं। देखो कुछ जंतु, ये बिल्ली है, कुत्ता है, गाय है, तो ये सब क्या होता है, डायरेक्ट बच्चे को ही जन्म देते हैं। अब ये तो हो गया जीव जंतुओं के बारे में। अब आ गया है, पौधे भी प्रजनन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जंतुओं की तरह पौधों में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत से पौधे बीजों के द्वारा प्रजनन करते हैं, और पौधे बीज उत्पादित करते हैं। हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। ये इसमें रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि बीज है, पौधा है, पौधे से बीज मैंने निकाला, अब वो बीज क्या हुआ, उस बीज को हम लगाते हैं, तो वही बीज क्या होता है, धीरे धीरे करके एक नया पौधा बन जाता है। तो ये भी रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये भी प्रकार का रिप्रोडक्शन ही है, यानी कि प्रजनन ही है। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों के द्वारा भी पौधे उत्पन्न करते हैं। कायिक भाग का मतलब उसको हम काट करके उस चीज़ों को बो देते हैं, और फिर वहाँ से एक नया पौधा निकल आता है। जैसे कि आलू है ना, आलू को सुप्त कलिका के द्वारा यहाँ पर एक नया पौधा तैयार हो गया है। ऐसे ही कुछ पौधे होते हैं कलम के द्वारा उगाए जाते हैं, जैसे गुलाब हो गया, और भी अनेक प्रकार के पौधे हो गए। उसको क्या किया जाता है, उसकी डाली को काट करके और वहाँ से उसके छोटे छोटे पौधे का कलम बना करके लगा दिया जाता है, उससे नया पौधा तैयार हो जाता है। क्रियाकलाप आगे हैं। गुलाब अथवा मेहंदी की धड़ कलम अलग कर लीजिए। ठीक है, गुलाब या फिर मेहंदी की क्या करिए, आप कलम अलग कर लीजिए। इसे आप मिट्टी में लगाइए और नियमित रूप से जल दीजिए। कुछ दिनों के बाद में क्या देखेंगे, उसमें में से धीरे धीरे नई कोपलें निकलेंगी, है ना। कलम से सीधा पौधा बनाना सरल कार्य नहीं है। यदि आपकी कलम में वृद्धि नहीं हुई तो निराश ना हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो भी सारे कलम लगाएं सब में ही पौधे निकलें। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उसमें डिस्ट्रॉय भी हो जाए, वो मर भी जाए। ठीक, उसमें से पौधे भी ना निकलें। और कुछ में क्या होता है, नए पौधे आसानी से निकल आते हैं। यदि संभव तो एक माली से बात करके कलम से पौधे बनने के अंतराल में की जाने वाली देखभाल की भी आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि किस प्रकार से पौधे से कलम से पौधे बनाया जाता है। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान भी उत्पन्न करते हैं। ठीक, ये रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या होता है, अपने ही समान सजीवों को जन्म देते हैं। अब अगला पॉइंट है, क्या सभी सजीव गति करते हैं? तो चलिए इसमें हम पढ़ते हैं। जैसे कि अभी हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं गतियों के बारे में, तो विभिन्न तरीकों से हमने चर्चा किया है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, या फिर उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। अब आप पौधों के बारे में विचार करिए कि पौधे क्या वे भी गति करते हैं? पौधे सामान्यतः भूमि में ही जकड़े रहते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल नहीं सकते हैं। परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में संवहित हो जाते हैं। जैसे मैंने पिछले चैप्टर में पौधे में बताया भी था कि अगर हम लोग जड़ में जल देते हैं, जल और खाद्य पदार्थ, तो क्या होता है, वो सारी चीज़ें खनिज, लवण और जल पौधे के सारे भागों में पहुंच जाती है ना। तो गति के द्वारा ही पहुंचती है। क्या आपने पौधों में अन्य प्रकार की गति भी देखी है, जैसे कि पुष्पों का खिलना, बंद होना। हम कुछ निर्जीव वस्तुओं की भी गति करके देखते हैं। बस, कार, कागज़ का छोटा टुकड़ा, बादल और कुछ अन्य वस्तुएं इसके उदाहरण हैं। इनकी गति सजीवों की गति से भिन्न होती है, क्योंकि इन निर्जीवों को जब तक हम चाहेंगे तभी तक गति हो पाएगी, वरना उसके बाद नहीं हो पाएगी। और सजीवों का उनका एक निश्चित समय होता है, वो उसी समय ही गति कर सकते हैं।
प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। हम उनके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। मृत सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है, चूँकि जीवों की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती हैं जबकि वो प्रजनन अपने समान संतान उत्पन्न कर सकें। अगर इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता तो आज तक सभी सजीवों की ख़त्म हो जाती, कोई भी सजीव का आगे कुछ वंश नहीं बच पाता। परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में रिप्रोडक्शन होता ही रहता है। हमने देखा कि वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप में दिखाई देते हैं और उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि भी होती है और फिर लास्ट में उनमें मृत्यु भी हो जाती है। क्या हम ऐसे कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें लक्षणों से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? कार, साइकिल, घड़ी, नदी का जल गति करते हैं, लेकिन उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से सजीव गति करते हैं। सामान्यतः सजीवों में वह सभी लक्षण पाए जाते हैं जिसकी हमने अभी चर्चा की है, परंतु निर्जीवों में वह सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। क्या हमें सभी सजीवों में वह सभी लक्षण जिनकी हमने चर्चा की हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देते हैं? क्या हमें निर्जीवों में वह सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं? उनमें से मात्र कुछ लक्षण ही दिखाई देते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम आगे देखते हैं। इस विषय का और भी अच्छी प्रकार से हम समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें। कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें, जैसे कि मूंग पे बीज के बारे में हम क्या देखते हैं। क्या यह जीवित है? यह एक दुकान अथवा भंडार में महीनों तक रखा जाता है। आप बीजों को देखते हैं तो क्या होता है, वो संग्रहित होकर के रखा रहता है ना, काफ़ी समय तक वहाँ पर वो भंडार किया हुआ रखा रहता है कई महीनों तक, तथा इसमें कोई वृद्धि वैसे नहीं हो पाती है अथवा जीवन के लिए अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते हैं। परंतु जब हम इन बीजों को मिट्टी में ला करके बो देते हैं, उनको सींचते हैं और खनिज पदार्थ देते हैं, तब क्या होता है, उसमें से नए पौधे निकलते हैं और तब ये जा करके नन्हा सा पौधा बन करके तैयार होता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता थी तथा इसमें उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन हुआ था? बिल्कुल। हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि उनमें सजीवों के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आप लोग बीजों को ध्यान से देखिएगा तो उनमें क्या होता है, जो बीज होता है उनमें भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अगर काफ़ी समय तक वो रखा रहता है और फिर उसके बाद में देखते हैं तो क्या होता है, उसको ले जा कर के आप बोएंगे तो उससे एक नया पौधा तो निकल ही आएगा और उसको भोजन करने के लिए अब इसके बीज के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अब क्योंकि अभी इसमें उतना विधिवत दिया भी नहीं है, ठीक। तो जब वो रहेगा विधिवत तब फिर हम आपको पढ़ाएंगे। वैसे बीज आपने देखा होगा, कोई भी बीज हो गया, चाहे वो दाल का हो गया, अनाज का हो गया, तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि वो जैसे 2 बीजपत्री 1 बीजपत्री, मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया है कि जो बीज होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, 1 बीजपत्री 2 बीजपत्री। आप चने के बीज को देखते होंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पर दिखता होगा पार्ट, तो ये जो है यहीं से नया पौधा, नन्हा पौधा निकलता है। बाकी ये जो सब होता है, ये सब क्या होता है, मंड होता है, स्टार्च होता है और इसी से इस नन्हे से पौधे को भोजन मिलता रहता है। आगे देखते हैं फिर जीवन क्या है। अच्छा, जीवन क्या है? गेहूं की बोरी में आप अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। ये गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है, क्योंकि जो बीज होते हैं वो भी श्वसन क्रिया करते हैं। हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं, है ना। आप बीजों के कहीं भी बीज का ढेर लगा हुआ वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको हल्की गर्मी का एहसास होगा। संभवतः हमारा प्रश्न आखिर जीवन है क्या, इसका उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देख करके अचानक ही हमारे मुंह से निकल सकता है कि जीवन बहुत ही सुंदर है ना। वो चाहे जिसका भी जीवन हो, चाहे वो जीव जंतु हो या फिर पेड़ पौधे हो, कोई भी सजीव हो। अब देखिए इसमें प्रमुख शब्द, इन सब के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। आगे सारांश के बारे में देखते हैं। सारांश में देखिए, किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जीव जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उनका क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। मैंने पढ़ाई दिया है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं।
है ना, जैसे स्थलीय आवास, जलीय आवास। पौधों और जीवों के विशेष लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूलित बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? अनुकूलन कहलाते हैं। आवास अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्थलीय आवास, जलीय आवास, इन सारे भागों में बांटा जाता है। विभिन्न आवास में सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से क्या करते हैं? जैव घटक बनाते हैं। आगे, चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, ताप हमारे परिवेश के क्या हैं? अजैव घटक हैं, न कि जैव घटक। सजीव वस्तुओं के कुछ लक्षण होते हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वो श्वसन उत्सर्जन करते हैं, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया भी दर्शाते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं और वृद्धि एवं गति भी करते हैं। अब जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन भी दिया गया है, क्वेश्चन आंसर भी है, तो आप सभी लोग क्वेश्चन आंसर सब सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अभ्यास प्रश्न है इसमें। आवास किसे कहते हैं मैंने बताया। कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित होते हैं भी मैंने बताया है। ये देखिए, निम्नलिखित सूची में कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं, इसमें आप सभी को बताना है, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसमें बताइए कि इसमें से कौन सी निर्जीव वस्तुएं। हल है, छत्र, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, जलकुंभी, केचुआ। कौन से इसमें से कौन सी निर्जीव वस्तुएं और कौन सी सजीव वस्तुएं हैं। ऐसे नीचे यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन, किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के दो लक्षण दिखाई देते हैं। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी? जैसे कि मक्खन, चमड़ा, मृदा, ऊन, बिजली का बल्ब, खाद्य तेल, नमक, सेब, रबड़। यानी कि ऐसे पदार्थ हैं, इसमें से कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो सजीव के द्वारा ये निर्जीव पदार्थ बने हैं। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, तक के लिए आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।